रात के बज चुके हैं 8 और मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और प्यारा सा मॉडल पेपर लेकर के। तो आइए इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर जो है साइंस सब्जेक्ट का है और ये ठीक है, इसको बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि इसी के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई अगर वस्तु तो हमेशा वास्तविक ही होती है, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कि इनमें से सभी। आपको बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपको जवाब देना है जी। ठीक है, कमेंट में जवाब दिया जाए इसका। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। अवतल में एक केस में बनता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो कहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। डायोप्टर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर होती है, 2 मीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, 1 मीटर होती है। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि डायोप्टर जो है किस लेंस की क्षमता होती है, कितनी की होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो फोकस दूरी होती है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी कहा जाता है। ठीक, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस के बाहर कह रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ लगे हो। उभरा हुआ ऐसे कह रहा है कि 2 गोलीय पृष्ठ लगा हो, तो इसे क्या कहेंगे। अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस की समतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। ठीक, अवतल लेंस। तो साथियों इसका जवाब होगा उत्तल लेंस। जब 2 बाहर उभरा हुआ तल होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे में प्रयोग होता है। पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग कि पीला रंग। बताइए किस रंग का उपयोग जो होता है खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका जवाब होगा लाल रंग। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका लैम्डा अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। आपको पूछा है, पीछे जो क्वेश्चन का जवाब दिए थे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा अधिक होता है, आपसे पूछा जा रहा है। बैगनी का, हरा का, लाल का कि पीला का। साथियों कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा जी। आंसर होगा सी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए ये दूर तक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल, अवतल, समतल कि सभी। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथियों आप लोग अगर डेली क्लास कर रहे होंगे तो एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सारे सेट में, जितने भी सेट हम बनवाए हुए हैं, सब में जो होता है एक ही पैटर्न से क्वेश्चन दिया है। यानी कि पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है, दूसरा से पूछना है, तीसरा से, सब चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है और एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। इसीलिए मॉडल पेपर बनाना जरूरी है ताकि जब आप एग्जाम में जाइए तो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, और आपको बनाने में भी जो होती है सहूलियत होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। साथियों आपको बताना है कि कोई कुंडली है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। बताना है आपको कि R बराबर VI
कि V बराबर आई, R बराबर वी आई, कि R इक्वल टू आई बाई वी, कि डी नंबर, कि R इक्वल टू वी माइनस आई। आपको बता रहा है कि ये कुंडली का प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा जी, ठीक है। ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू आई आर, तो अगर हम R निकालेंगे तो V बाई आई होगा साथियों। तो बताइए तो V बाई आई कहाँ है? V बाई आई यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि धातुओं में धारा वाहक होते हैं। कह रहा है कि धातुओं में धारा वाहक होते हैं, माने किस कारण से धारा का वहन होता है, परिवहन होता है? प्रोटॉन के करते, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, कि कोर इलेक्ट्रॉन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बस धातुओं में धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो धातुओं में धारा प्रवाहित होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप। क्वेश्चन है साथियों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से, ए मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि किसी से? तो साथियों इसका आंसर होगा ए मीटर। अगर दोनों दिया रहता तो हम गैल्वेनोमीटर भी लगा देते, लेकिन ऑप्शन एक ही चुनना है, तो आप लगाइएगा ए मीटर। अल्प धारा जो है गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज। ये देखो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो होता है नेक्स्ट पिछले जो होता है आपको नोट्स में पिछले मॉडल पेपर में मिले थे, तो मॉडल पेपर बनाना बहुत जरूरी है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए आप लोग जी, किस सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव? कमेंट में जवाब दिया जाए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जवाब दिया जाए जी। चलिए, तो इसका आंसर होगा उष्मीय प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बैटरी के किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है? आपसे पूछा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऊर्जा नहीं है धारा है, किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी से डीसी प्राप्त होता है, डीसी कन्वर्ट करने के बाद एसी प्राप्त होता है, नहीं तो डायरेक्ट इससे डीसी प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा की कोयला? जवाब दिया जाए जी कमेंट में कि क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। इसमें जैव मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी कि जीव जंतु का अवशेष नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा जो बार बार रिसाइकिल होता है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा की प्राकृतिक गैस। साथियों नवीकरणीय वैसी ऊर्जा है जो बार बार रिसाइकिल होती है, पुनः चक्रण होता है। तो साथियों इसका आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? साथियों आपको बताना है अवकारक कौन है। H2, CO, H2 और H2S। तो साथियों इसका आंसर होगा H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है,
यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। 2, 7, 6 और 13। साथियों कमेंट में जवाब दिया दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 13। 7 से जो भी अधिक होगा वही क्षार का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है। आपको बताना है कि निम्न में सही कौन। Na2CO3 into 5H2, Na2CO3 into 10H2, Na2CO3 into 7H2 कि Na2CO3 into 2H2। साथियों बताइए इनमें से कौन सा सही है। आपको सही बताना है जी कि सही कौन सा है। ठीक है, तो बताया जाए तो इसका आंसर होगा Na2CO3 into 10H2। इसको धोवन सोडा या धोबिया सोडा कहते हैं। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट रेखा हाइड्रेट है, बाकी सब गलत है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। लिटमस रंजक यानी लिटमस का रंग, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। कह रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन है जी। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि लिटमस किस कलर का होता है बताओ, तो लिटमस बैगनी कलर का होता है। आपसे पूछेगा कि बताओ लिटमस का कलर कैसा होता है, तो लिटमस का कलर होता है बैगनी। कह रहा है कि ये कैसे किससे निकाला जाता है। लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से कि पेटूनिया फूल से। बताइए साथियों किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लाइकेन से। लाइकेन से प्राप्त होता है साथियों लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना मतलब CaOH का वोल्टवाइज। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है, और बनता है H2O यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है। तो बताइए क्या होगा इसके आंसर, विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड इतना फलाना फलाना है, आप आंसर कीजिएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और यहाँ पे H2 नहीं बनेगा जी, H2 करिएगा, H2O नहीं H2। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान ऑप्शन दिया है 11, 12, 13 और 14। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है एक क्षार है, NaCl है। आपको इसका पीएच मान बताना है। तो चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि NaCl का पीएच मान कितना होता है। जवाब दिया जाए साथियों, NaCl का पीएच मान कितना होता है। जवाब दिया जाए NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों NaCl जो होता है लवण है। ठीक है, देखिए अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लेकिन लवण का पीएच मान उदासीन के श्रेणी में आता है। 7 ऑप्शन दिया नहीं है तो आप कर लीजिएगा 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीला थोथा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन है CuSO4 into 7H2O, CuSO4 into 5H2O,
CuSO4 इंटू 4H2O कि CuSO4 इंटू 5H2O। तो साथियों नीला तोता का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करती है, जब सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जी, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करती है, जिंक से अभिक्रिया करती है तो क्या तो अभिक्रिया करके क्या करता है, उत्पाद क्या बनता है बताइए। Na2ZnO, Na2ZnO2, NaZnO, Na2ZnO2। तो अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनता है यानी कि Na2ZnO बनता है, ठीक है, जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, Na2ZnO बनता है, सोडियम जिंकेट। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम, ब्रोमीन नहीं है जी, इसको ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। ब्रोमीन अधातु की अवस्था की होती है, कैसी होती है, ठोस होती है कि द्रव, गैस होती है कि द्रव होती है, कि इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिए कि ब्रोमीन कैसी होती है। तो साथियों ब्रोमीन जो होता है द्रव होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन त्रिबंध किसमें होता है, तो त्रिबंध एल्काइन में होता है साथियों। फॉर्मूला दिया है, इसका नाम है मीथेन, दूसरा दिया है C2H6 यानी कि इथेन, इथेन, तीसरा दिया C3H4 यानी 3 गुना 6 2 कम है, ये है प्रोपाइन, प्रोपाइन, और ये है प्रोपेन। तो बताइए आयन इसमें लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यही इसी में त्रिबंध पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का ऑप्शन आपको ये दिया है, दूसरा ये दिया, तीसरा ये, चौथा ये। बताइए ऑप्शन क्या होगा जिसका सही सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका C12H22O11, C12H22O11 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हीलियम परमाणु के, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने, साथियों आपको बताना है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब बायो का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। तो बायो का क्वेश्चन देखिए साथियों, हम टीचर जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के, बायो के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब आप ही को देना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप सभी बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब देना है बायोलॉजी का, ठीक है। ऑप्शन में कमेंट में इसका जवाब देते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण है तो उसके लिए आवश्यक क्या है, CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश की सभी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। स्वपोषी पोषण में सब जरूरी है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। स्वपोषी, मृत जीवी, समभोजी कि इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जवाब दीजिए कि इन चारों में ऑप्शन कौन सा होगा सही। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग क्या होता है, हरा, नीला, लाल कि सफेद। कमेंट में जवाब दिया जाए कि स्वपोषी पोषण का रंग क्या होता है, कमेंट में जवाब दिया जाए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह हाइड्रोकार्बन, कह रहा है कि यह
पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया होती है, कहाँ होती है ये बताना है। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित प्लवक में कि केंद्रक में? जवाब देना है कि पायरुवेट का जब विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है आपको बताना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग को होने की संभावना हो जाएगी? यानी हमसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन से रोग होगा? ग्वाइटर होगा कि गलगंट होगा कि घेगा होगा कि सभी होगा? ठीक है, तो ये सब एक ही नाम है जी। तो आप इसका जवाब दीजिएगा क्या जी? डी, इनमें से सभी। और आप भी जो होता है ऑप्शन में कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। एस्ट्रोजन दो प्रकार का हार्मोन होता है, एक मादा से स्रावित होता है और एक नर से स्रावित होता है। तो कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण से, अंडाशय से, कि लैंगरहैंस की दीपिका कोशिकाओं द्वारा कि थायराइड द्वारा? एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको जो है कमेंट में जरूर देना है। तो चलिए जिसका कमेंट में जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक गति होती है, वो नियंत्रित किसके द्वारा होती है? सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रेम द्वारा कि थायराइड द्वारा कि पिट्यूटरी द्वारा? आपको बताना है। तो चलिए कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोंघा है जो घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? आपको बताना है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। मोलस्का, इकाइनो इकाइनोडर्मा, प्रोटोबाप? खतरनाक नाम है जी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका जवाब होगा। मैं बायोलॉजी वाला जाने इसका जवाब। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। मेरा काम है इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन है आपको बता देना, उच्चारण आप लोग खुद से कर लेना है। ठीक है, और जो भी बायो का और फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम क्लास में पढ़ाए ना होंगे, आपकी कॉपी में होगा नहीं। एकदम अच्छे से पढ़ना है। एकदम कोई ऐसा दिन देखिए, डेली जो होता है आपको मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत मॉडल पेपर रिकॉर्ड करने में ही होती है। सिर्फ आपके लिए जो होता है रात में 8 बजे जग करके जो होता है, ये आपके लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और आपकी भी जिम्मेवारी है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैथ का ये लेकर के 5 हो जाएगा, 5 मॉडल से साइंस का हो गया। इसके बाद हम लोग जो है मैथ का मॉडल से चालू करेंगे, उसके बाद एसएसटी का, हिंदी का, सारे पढ़ा कर जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है? मानव, कबूतर कि मेढक कि केंचुआ? आपको बताना उभयलिंगी केंचुआ ही होता है, लेकिन कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बायो वाले बताएंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोष होता है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष होते हैं किसमें होते हैं जी? बाह्य दल में, अंडाशय में, अंडक में कि परागकण में? जवाब देना है साथियों कि किसमें ये पाए जाते हैं। तो चलिए कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है कि बताइए मनुष्य में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा कितने जोड़े? ठीक है, 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े कि 25 जोड़े? साथियों आपको बताना है कि कितना जोड़ा होता है। एक्चुअली टोटल क्रोमोसोम तो हमको भी पता है कि टोटल 46 होता है, तो जोड़ा कितना हो जाएगा जी? 23 हो जाएगा जी साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। जब आपके टीचर फिजिक्स वाला बता दे रहा है तो फिर आप लोग तो बायो वाले, आप तो तीनों वाले हैं, आपको तो सब आना चाहिए। आपको भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखो इतना अच्छा से पढ़िए कि 40 नंबर का 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए। 1 नंबर इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे हिंदी में अगर कटेगा भी नंबर ना, तो इसमें मैथ और साइंस में ना
आपको एकदम मैथ में 50 आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 होना चाहिए सही, और साइंस में जो होता है पूरा 40 का 40 होना चाहिए सही। और ऐसे होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 40 40 बनाना है, क्वेश्चन 80 पूछा जाता है, तो आपको तो एकदम चुन के बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर की फल और पत्ते, किसको आप रखेंगे उपभोक्ता की श्रेणी में? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। कह रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए, कह रहा है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 3 प्रकार से आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आर आर आर, ठीक है। तो कह रहा है आर आर आया था, तो कह रहा है कि बताइए कि कौन सा जो है, इस आर का मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण की पुनः उपयोग की सभी, ठीक है। तो देखिए ये बायो में आपको पढ़ाया गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कम उपयोग भी करना होता है, रिड्यूस करना है, पुनः चक्रण रिसाइकिल करना है, और दूसरा रीयूज, यानी कि आर का मतलब रिड्यूस, आर का मतलब रिसाइकल, और इस आर का मतलब जो होता है एक देखिएगा, एक हो गया रिड्यूस करना, दूसरा जो है रीयूज करना, और तीसरा जो है पुनः यानी रिसाइकिल करना, ठीक है। ये ट्रिपल आर का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा जी कि किन किरणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? पूछा जा रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। शहरीकरण से, प्रदूषण से, ए और बी दोनों, की वृक्षारोपण से, ठीक है। तो वृक्षारोपण करेंगे तो पर्यावरण बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शहरीकरण करने पर भी जो होता है प्राकृतिक संसाधन को हम लोग नष्ट करते हैं, और प्रदूषण से ऑटोमेटिक प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं। आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। आप पढ़े होंगे बाएं हाथ के नियम में 3 होता है जी, माध्यमा, माध्यमा, तर्जनी, तर्जनी और अंगूठा, अंगूठा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए तर्जनी किसको संकेत करती है? आपको बताना है चालक पर आरोपित की दिशा को, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, कि इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए कमेंट में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसका आंसर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के दिशा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। आगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी साथियों ईंधन के रूप में, सभी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है भविष्य में इथेनॉल का, ठीक है। आंसर करिएगा इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला आपको बताना है, एकदम क्वेश्चन है। अम्ल करता है, कि क्षार करता है, कि लवण करता है, कि इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बताना है कि बताइए कि कौन जो होता है लाल को नीला करेगा? तो लाल को नीला करता है कौन? क्षार। अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि कार्तीय नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, की कोई नहीं। देखिए ये दर्पण पे डिपेंड करता है कि किधर बन रहा है, यानी कि कभी धनात्मक होगा और कभी ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है जी, ठीक है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों? कह रहा है कि जिंक ना चढ़ाकर टीन चढ़ाया जाता है क्यों? ठीक है, तो क्यों चढ़ाया जाता है बताइए? इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि कह रहा है कि डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन चढ़ाया जाता है क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है, अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कि टीन के अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, अधिक क्रियाशील होता है जिंक और टीन कम क्रियाशील होता है। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेदी, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही का मतलब होता है कि संवेदना के प्रति उत्तरदायी नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग, ठीक है। कह रहा है कि संवेदना के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन देखने से तो सब लग रहा है, कौन नहीं है पूछा है? कान, तो कान भी होता है, नाक भी होता है, नाक भी होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन आप आंसर कीजिएगा कौन? दिमाग, ठीक है। ये संवेदना के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या घटने पर, देखिए टोटल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R/N, बढ़ेगा, ठीक है। तो संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों का उदाहरण, कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भस्तारी के उपयुक्त सभी। तो ये बायो का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही को देना है। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन से। चलिए 48 हो गया, अब 49 देखेंगे। 49, फिर ये बायो का क्वेश्चन आ गया जी। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है आपको बताना है। प्लाज्मोडियम की लिस्मेनिया की प्रोटोजोआ की, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा जी, ये आप ही को जवाब देना है, बायो का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आपको बताना, ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम की बायोमास। आपको बताया, देखिए जिस ऊर्जा से ना धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्राप्त होता है वही उत्तम होता है और एनर्जी ज्यादा देते हैं। आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर ग्रुप 16 का तत्व है, तो बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 6। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे आप लोग। ग्रुप 16 का है तत्व, तो ग्रुप 16 का तत्व है, ग्रुप 16 का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? कह रहा है जी कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, यानी कितना कोष्ठ पाया जाता है बताइए। 2, 3, 4 और 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। 2 अलिंग और 2 निलय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी की, इनमें से कोई नहीं। तो बायो का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में
निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए असंतृप्त दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो ये जो इसमें आएगा नाम में क्या आए वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है मीथेन का, दूसरा ऑप्शन है इथेन का, तो एन नहीं आ रहा है, तीसरा है इथीन का, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी इथीन, क्योंकि इसमें इन आ रहा है, देखिए एल्कीन। ठीक है, तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान लीजिएगा बच्चों, निम्न में से कौन सा लेंस, निम्न में से किस लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है? ये पिछले मॉडल पेपर में भी था और इसमें भी है, याद रखिएगा। उत्तल, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो ऑप्शन में अवतल, उत्तल, ई आप कहिएगा उत्तल। उत्तल की क्षमता जो है निगेटिव होती है जी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के दूर करने में किया जाता है? यानी पूरा लिखा हुआ है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल कभी उत्तल, वही हाल हो गया जी, कभी खुशी कभी गम। और ये हो गया बेलनाकार लेंस। तो बताइए दीर्घ के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 महाराज है, अरे 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 56 बहुत स्लो काम करता है। और ये रहा 57 भाग्य में आकार है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत क्या कहते हैं? यानी एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण, स्मृतिकरण, तीन में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा सर, ये सब पढ़ाया हुआ है जी। इसका आंसर होगा एनोडीकरण, एनोडीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? आपको बताना है साथियों कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाट, वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई। साथियों आंसर होगा यूनिट। यूनिट में हम लोग बिजली का खपत करते हैं, या kWh। इसका वैल्यू होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर तरफ। 58 के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 59 की ओर। अरे 60 नहीं है ये माना, 59 आइए, 59 आइए आइए आइए, कंप्यूटर में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? सामान्य नेत्र के अगर आपका आंख सही काम कर रहा है तो बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। बताइए 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर के अनंत। दूर बिंदु पूछ रहा है तो दूर बिंदु कितना होता है साथियों? अनंत होता है। अगर निकट पूछता तो 25 होता है सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरे महाराज इतना तेज का है। हाँ, कह रहा है कि हाइड्रोजन के, अरे भैया हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? H2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे होगा, और इसमें बॉन्ड होता है ये। कह रहा है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा एकल बंध, यानी एक बंधन बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, ये भी बायो इसमें बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, यानी आप ही को खाली आंसर बताना है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कह रहा है कि बताइए आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। आप देख लीजिएगा कौन किसको खा रहा है, उसी के अनुसार आपको साइकिल बना देना है, साइकिल बना करके इसका जवाब देना है। तो चलिए जी जवाब दिया जाए इसका।
आगे देखते हैं तब तक हम क्वेश्चन नंबर 62। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी तथा बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय की वृषण। आपको बताना है कि कौन कार्य नहीं करता है साथियों, कमेंट में जवाब दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होती है। खतरनाक क्वेश्चन एकदम पूछा है। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक होता है। एक होता है एल्केन, उसके बाद होता है एल्कीन और उसके बाद होता है एल्काइन। ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है एल्कीन। ये एल्कीन जो है अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए आंसर कौन होगा। ऑप्शन दिया है, पहला CH4 यानी मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला तो 10 पर हो गया बाबू। ये हो गया इथेन, ई हो गया इथीन और ई हो गया प्रोपेन। तो साथियों इन इसमें आ रहा है इथीन, आंसर हो जाएगा C2H4। C2H4 हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम एनर्जी बढ़ाना है। आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ से, देखिए वाहन में गाड़ी होता है जी, गाड़ी में एक जो होता है मिरर लगा होता है आगे, और आगे इसलिए लगा होता है ताकि वो पीछे के वस्तुओं को देख सके। तो बताइए कौन सा दर्पण होता है। पश्च दृश्य के लिए, पश्च का मतलब होता है पीछे देखना। ठीक है, तो पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखना, दृश्य। तो कह रहा है किसका यूज होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, किनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जवाब होगा उत्तल दर्पण। कमेंट में आप लोग जवाब दे भी दिए होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। कह रहा है कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है। ऑक्सीजन की कमी उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑक्सीजन घटना का मतलब होता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। आंसर नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 आ जाओ जी। हाँ 65 हम लोग कर लिए हैं, 66 करना है जी, 66 में से निम्न में से कौन वैश्विक उष्मण यानी कि विश्व में गर्मी के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा गैस गर्मी के लिए उत्तरदायी है सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वैश्विक उष्मण उत्पन्न हो रहा है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किसके चलते होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हैं। और कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि वायुमंडल में CO2 का अभी वर्तमान में उपस्थिति कितनी है। जवाब दीजिएगा 0.03% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। क्वेश्चन है साथियों कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, से, यकृत से, छोटी आंत से, कि इनमें से कोई नहीं। जवाब दे रहा है साथियों कि किससे स्रावित होती है। तो चलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशगत बताना है आपको। आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, की बाल की प्रकृति। आपको बताना है कि अभिलक्षण वंशानुगत नहीं होता है। तो आंख का रंग भी हो सकता है, चमड़ी का रंग भी हो सकता है, शरीर का आकार, लेकिन बाल की प्रकृति नहीं होती। लेकिन कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया जी, और केमिस्ट्री बोले तो हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितना है। ऑप्शन है 7,
8, 9 और 18। साथियों आपको याद होगा टोटल ग्रुप की संख्या 18 है और पीरियड की संख्या 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं? 4, 6, 8 और 12। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लेंगे, C6H12O6, यानी ऑक्सीजन होता है, देखिए कार्बन होता है 6 गो, हाइड्रोजन होता है 12 गो और ऑक्सीजन होता है 6 गो। तो ऑक्सीजन पूछा है तो 6 आप लगाइएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री तो आप लोग धुआं धुआं कर दोगे जी। ठीक है, अरे भैया एक होता रहिए। अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। अब बस 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो एक शांति बना करके वीडियो को देखते रहना है। 40-45 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट में जवाब दिया जाए। आप लोग दे भी दिए होंगे जी, 6, 7, 8 या 9। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है जी? 7 होता है, 7। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला देखिएगा, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? आपको पूछा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ये शुरू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लाल का, नीला का, पीला का कि बैगनी का। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसी का होता है? तो लाल का होता है बाबू मेरे, लाल। और आप लोग भी मेरे लाल ही हैं। आगे बढ़िएगा जी, लाल पेड़ होते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, 73 नहीं है, 74 भी नहीं है। बहुत अच्छा, यानी कि आपका समय 5 मिनट और जो है घट गया है। तो साथियों इस वीडियो को गौर से देखिए, जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाइए और आपके दिमाग में बनाने से एक पैटर्न बैठ गया होगा कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ के मॉडल पेपर को लेकर के, जो सबसे खतरनाक है आपके लिए, मैथ का मॉडल पेपर क्लियर करना। तो साथियों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और दूसरा बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को स्टेटस पे डालना बिल्कुल ना भूले। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।